गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिटर्न टू स्केल। लास्ट वीडियो में हमने किया था रिटर्न टू फैक्टर। रिटर्न टू फैक्टर जो हमारा किस पीरियड में था? शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट पीरियड में। ठीक है, शॉर्ट टर्म कह सकते हो, शॉर्ट पीरियड कह सकते हो। ठीक है, जब हमारे क्या थे, एक फैक्टर जो लेबर है वो वेरिएबल फैक्टर था और प्लस में लैंड जो है वो क्या है, फिक्स्ड फैक्टर था। ठीक है, अब है रिटर्न टू स्केल जो अप्लाई होता है लॉन्ग रन में। ठीक है, हमने दो पढ़े थे कि एक तो शॉर्ट रन में होता है, एक लॉन्ग रन में अप्लाई होता है। आज हम करेंगे लॉन्ग रन में जो अप्लाई होता है, दैट इज़ रिटर्न टू स्केल। ठीक है, रिटर्न टू स्केल में फर्स्टली जो है हमारे दोनों फैक्टर्स क्या होते हैं, लॉन्ग रन में दोनों फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, वेरिएबल हो जाएंगे। वेरिएबल मतलब जो भी हम फैक्टर लगाएंगे, चाहे वो लेबर है वो वेरिएबल है, ये तो है ही वेरिएबल वैसे भी, शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी। ऑल्सो जो लैंड है वो भी क्या है, वेरिएबल फैक्टर बन जाएगा। लैंड है या फिर आपकी प्लांट एंड मशीनरी है, कोई भी चीज़ है जो आप शॉर्ट रन में नहीं बना सकते, मैनेज नहीं कर सकते, वो क्या है आप लॉन्ग रन में मैनेज कर सकते हो। प्लांट एंड मशीनरी है मतलब एक साल में शॉर्ट रन में हो गया, चलो नहीं खरीद सकते। प्लांट एंड मशीनरी है 4-5 साल में आप क्या है खरीद सकते हो, लैंड भी खरीद सकते हो, तो वो भी क्या बन जाता है, आपका वेरिएबल फैक्टर बन जाता है। किसमें? लॉन्ग टाइम पीरियड में। ठीक है, तो रिटर्न टू फैक्टर में दोनों फैक्टर एक तो वेरिएबल हो गए। अब आपके जो रिटर्न्स होते हैं ना, लॉन्ग रन में जो रिटर्न्स आएंगे वो 3 टाइप्स के आते हैं। देखो, फर्स्ट आता है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम बाद में करते हैं। देन इट इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। देन थर्ड इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। ओके, ये 3 टाइप के हमारे पास रिटर्न्स आते हैं। हमने शॉर्ट रन में 3 टाइप्स के रिटर्न्स पढ़े थे, कौन कौन से थे? दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, लिखेंगे इसको। ठीक है, देन सेकेंड इज डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, देन थर्ड वाज नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। नेगेटिव था ना, बाद में एमपी क्या हो जाता था, नेगेटिव हो जाता था, नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। 3 टाइप्स के शॉर्ट रन में ये आए थे। अब इसमें क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, फैक्टर यूज़ कर रहे हैं। जब हमारा लॉन्ग रन में होगा, जो रिटर्न्स हम राइट करेंगे उसमें क्या यूज़ करेंगे, स्केल यूज़ करेंगे। इसमें आए इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड नेगेटिव, इसमें आया इंक्रीजिंग, कांस्टेंट, देन डिमिनिशिंग। ठीक है, अब इसको पहले हम एक शेड्यूल की हेल्प से समझेंगे। देखो, शेड्यूल है हमारा, देखो हम आउटपुट ले रहे हैं, मतलब क्वांटिटी जिसको आप बोल देते हो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से आप यूनिट ले रहे हो। ठीक है, अब आप 0 को एक बार कट कर देते हैं, आउटपुट ले लो और लेबर कितनी, लेबर की आप यूनिट्स लगा रहे हो, 1 यूनिट पे 1, 2, 3, 4, इस तरह से क्या है, लेबर की यूनिट्स बढ़ती जा रही हैं। क्लियर? अब जो आप लैंड लेते थे वो क्या लेते थे, एक फिक्स फैक्टर लेते थे, लेकिन इसमें आपने क्या है, वेरिएबल फैक्टर लेना है, तो वो भी क्या है, इंक्रीज होती जाएगी। तो मैं ले रही हूँ, पहले 10 लगाई, फिर हमारे 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, इस तरह से हमने लैंड की भी यूनिट्स क्या है, हमने इंक्रीज करते गए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसमें टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, और वो टोटल प्रोडक्शन हम किससे फाइंड आउट करते थे, मार्जिनल प्रोडक्शन से हम फाइंड आउट करते थे। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्शन में अब मैं पहले मार्जिनल प्रोडक्शन राइट कर रही हूँ, क्योंकि हम पहले वहीं से ही राइट डाउन करते हैं। 100, फिर मान लो हो गया, पहले इंक्रीजिंग में लेना है आपको 100, देन 300, देन मान लो आ गया आपका 600,
फिर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। 3 टाइम्स मैंने कांस्टेंट कर दिया। फिर उसके बाद मान लो आपका हो गया 200, देन हो गया आपका 100, ठीक है, इतना बहुत है, ठीक है। 100 तक हमने ले लिया। देन इसकी हेल्प से हम क्या है टीपी निकाल लेते हैं। मैंने ये ओनली 7 यूनिट्स तक लिया है, ठीक है। टीपी निकाल लेते हैं। पहले का 100, देन हम क्या कर देते हैं 100 में 300, 400, 400 600 1000, 1600, 2200, 2400, ठीक है, और 2500। इस तरह से आपका टीपी निकल गया, ठीक है। अब देखेंगे इसको ड्रॉ करेंगे हम शेड्यूल में, ग्राफ में हम ड्रॉ करते हैं इसको। यहाँ पे एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, यहाँ पे हम आउटपुट लेते हैं और यहाँ पे हमारा लेते हैं एमपी ड्रॉ करेंगे हम सिर्फ उसमें, ठीक है। एमपी ड्रॉ करेंगे। अब देखो कितना है फर्स्ट यूनिट पे, यहाँ पे हम आउटपुट शो कर देते 1, देन हम एमपी शो करेंगे 1 यूनिट पे क्या है 100 ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे स्पेस ले लेंगे 100, 200, 3, ठीक है। 1 यूनिट पे हमारा है 100, 1 यूनिट 100 एमपी है, तो हमारा आया यहाँ पर। 2 पे है 300, 2 पे हमारा है 300, देन 3 पे है 600, 3 पे 600, देन 4 पे अगेन 600, 4 पे अगेन 600, 7 पे 5 पे 5 पे अगेन 600, ठीक है। देन 6 पे है 200, 200 पे आ जाएंगे हम, ठीक है। देन 100, ठीक है। तो अब इसको मैच करते हैं हम, तो हमारी कर्व जाएगी एमपी की इस तरह से जाएगी, ओके। तो इस तरह से हमारी कर्व जाएगी। देखो पहले इंक्रीजिंग रिटर्न हमें मिल रहे हैं, ठीक है, देन हमें कांस्टेंट रिटर्न मिल रहे हैं, ठीक है, 600 600 600, देन उसके बाद क्या है डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं हमें, डिक्रीजिंग रिटर्न्स। देखो अब यहाँ से यहाँ तक हमारे क्या हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, यहाँ पे हमारे हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, हियर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। इस तरह से ये क्या है हमारी एमपी कर्व होगी, ठीक है, और हमें इंक्रीजिंग कांस्टेंट और डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं। अब इसकी थोड़ी डेफिनेशन देखते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कब होते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होते हैं व्हेन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज in output is greater than proportionate increase in input। मीन्स जब आप किसी भी मतलब इनपुट की कोई भी यूनिट लगाते हो, मान लो आपने इनपुट की आपने लगा दी 15% यूनिट्स लगा दी, ठीक है, इंक्रीमेंट किया है 15% का, मतलब आप लेबर लगा रहे थे उसमें 15% का आपने इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। अब इंक्रीज़ किया है 15% का, जब आपको आउटपुट मिल रही है, मतलब आपके प्रोडक्शन में जितना इंक्रीज़ हो रहा है वो कितना हो रहा है 20%। प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट इज ग्रेटर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनपुट, ठीक है। मतलब आप लगा पैसा कम रहे हो और आउटपुट आपको ज़्यादा मिल रहा है, तो आपके क्या होंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। देन कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल व्हेन प्रोपोर्शनेट
increase in output is greater than equal to proportionate increase in input। मतलब जब हमने प्रोपोर्शनेट इंक्रीज जो किया है वो दोनों बराबर किया है। मान लो 15% ही मैंने इनपुट में इंक्रीज किया था और 15% ही उससे मेरी आउटपुट में इंक्रीज आया। 15% जितना लगाया था उतना ही क्या मिल गया, मुझे इंक्रीज मिल गया। तो ये क्या होंगे, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। देन डिमिनिशिंग रिटर्न्स, व्हेन प्रोपोर्शनेट increase in output is less than proportionate increase in input। मतलब जितना हम इनपुट में लगा रहे हैं उससे कम हमें क्या मिल रही है, आउटपुट मिल रही है। ठीक है, मान लो इनपुट मैंने लगा दी भी 15% की, लेकिन आउटपुट मुझे कितने मिले, सिर्फ 10% की, तो मुझे तो घाटा हो गया ना। तो 15% की इनपुट लगाने से अगर 10% की आउटपुट मिलती है, इनपुट ज़्यादा है आउटपुट से, तो हमें क्या होंगे, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब ये होते किस वजह से, ये हम स्टडी करेंगे। देखो, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ये फ़ायदा हमें कब होता है कि 20% हमारे आउटपुट ज़्यादा हो रही है, किससे, इनपुट से। ये कैसे होगा, देखो हमारी दो इकोनॉमीज होती हैं। इकोनॉमीज मतलब जब हमारी कॉस्ट किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में कम आती है और फ़ायदा ज़्यादा होता है। इकोनॉमीज होती हैं हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। देखो, एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड इंटरनल इकोनॉमीज। ठीक है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज में आ जाता है कि भी मेरे पास अगर मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ कुछ भी, ठीक है, प्रोडक्शन कर रही हैं, तो बाहर ले जाने के लिए, मतलब फैक्ट्री साइड से आप कंजम्पशन मीन्स जहाँ पर वो सेल आउट करना है या फिर होलसेलर के पास या रिटेलर के पास, जहाँ भी आपने पहुँचाना है उस तक पहुँचाने के लिए आपके पास क्या है, व्हीकल्स खड़ी। ठीक है, एक तो देखो रेंट पे लेना, हायर करना, एक आपके खुद के व्हीकल्स पड़े हैं, तो आपको फ़ायदा होता है ना, उस चीज़ में क्या है, आपको बेनिफिट है। तो ये क्या हो गया, आपके लिए बेनिफिट का काम हो गया। मतलब आपके पास स्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं। मतलब आपके पास ट्रक्स हैं, लॉरीज हैं, ये सब है। तो ये क्या है, आपके लिए क्या है, एक्सटर्नल फैसिलिटीज़ आपके पास पड़ी, एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ हैं आपके लिए। इस तरह की और भी आपके पास है, कम्पिटिटिव है या किसी भी तरह की इकोनॉमीज़ है, तो आपके लिए क्या है, बेनिफिशियल होती हैं। तो आपके लिए इनपुट से ज़्यादा वैरी किस में आता है, आउटपुट में आता है। ठीक है, ये बेनिफिशियल होती हैं। ठीक है, अब इंटरनल इकोनॉमीज़ होती हैं, भाई मैनेजर जो हमारे पास हैं वो बहुत स्किल्ड हैं, मैनेजर हैं या वर्कर्स हैं, ठीक है, या फिर हमारे पास जो है मैनेजर हो गए, वर्कर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, मतलब जो भी हैं सारे भी काम के बंदे हैं, काम करने वाले बहुत हैं, मेहनती हैं। ठीक है, और अच्छा काम भी करते हैं, तो ये आउटपुट हमारी ज़्यादा आती है। या फिर हमारी जो लोकेशन है बिज़नेस की वो बहुत अच्छी है। ठीक है, जहाँ पर वो लोकेटेड है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये क्या होगी, इस टाइप की इकोनॉमीज़ क्या कहलाती हैं, इंटरनल इकोनॉमीज़ कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट और पॉइंट हम ले लेते हैं। जैसे इंटरनल इकोनॉमीज़ में हम ले रहे थे कि मैनेजर जो एफिशिएंट हैं, और हमारे पास फाइनेंशियल इकोनॉमीज़ हैं। फाइनेंशियल मींस हमारे पास हमारी जो क्रेडिट रेटिंग है वो बहुत अच्छी है, हमारी साख बहुत अच्छी बनी हुई है, तो हमें इजीली क्या है, लोन वगैरह मिल जाता है। पैसे कहीं से भी उधार लेने हैं तो हमें इजीली मिल जाते हैं, तो वो भी क्या है, आपकी एक इंटरनल इकोनॉमीज़ है। और कह सकते हो आपकी, अगर आपने कहीं से भी परचेज़ करना है कुछ भी रॉ मटेरियल वगैरह
या कहीं भी सेल करनी है तो वो आप इजीली कर सकते हो। आपके कस्टमर भी बने हुए हैं और आपके जो सप्लायर्स हैं वो भी बने हुए हैं, ठीक है। ये सब क्या है, आपकी इंटरनल इकोनॉमीज़ हैं। और एक पॉइंट और ले सकते हैं कि हम आपकी टेक्नोलॉजी है, आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत अच्छी है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है आपके पास। कोई भी प्रोडक्शन जो भी कर रहे हो उसके लिए आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो इनोवेटिव है, ठीक है। सभी से एडवांस है, वो प्रोडक्शन भी ज़्यादा करती है, आउटपुट ज़्यादा देती है, तो वो क्या आपके लिए फ़ायदेमंद है चीज़, ठीक है। तो इस तरह से आपकी क्या है, इंटरनल इकोनॉमीज़ है। एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ का एक आधा पॉइंट हम और डिस्कस कर लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हो गई थी, और आप ले सकते हो इसमें बैंकिंग फैसिलिटीज़ हो गई, मतलब आपको कहीं से भी लोन वगैरह लेना है तो वो आपके लिए फैसिलिटीज़ ईजीली हैं आपके लिए। देन आप ले सकते हो कि आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो ईजीली मिल जाती है, इन्फॉर्मेशन इकोनॉमीज़ है आपके पास। इन्फॉर्मेशन मीन्स अगर कोई भी प्रोडक्ट नया आ रहा है मार्केट में तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी जो है आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो। स्ट्रेटजी मीन्स आप अपने प्लान्स बना सकते हो, उसको देख के नए प्रोसेस के बारे में आपको जानकारी मिल जाती है, ठीक है। नए प्रोडक्ट हो गए, नए प्रोसेसेस हो गए, न्यू टेक्नोलॉजी होगी, उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन इजीली मिल जाती है, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपकी एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ हैं। और आप कह सकते हो कि इकोनॉमीज़ ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अब ये क्या होती है, डिसइंटीग्रेशन मीन्स भी अगर एक ही जो फर्म है, मान लो वो सभी चीज़ें मतलब सारी चीज़ें बनाने लग जाए। मान लो कार मैन्युफैक्चरिंग करनी है भाई, कार मैन्युफैक्चरिंग करनी है। कार मैन्युफैक्चरिंग में क्या है आपका, आप जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो भी आप बना रहे हो, ठीक है। स्पेयर पार्ट्स में वैसे तो सब कुछ आ जाता है, स्पेयर पार्ट्स में आ गया जैसे उसके व्हील्स हैं वो बना रहे हो, स्टीयरिंग है वो बना रहे हो, उसकी बॉडी भी आप बना रहे हो, ठीक है। मतलब सभी जो उसमें काम आना है ना कार बनाने के लिए वो सब आप खुद बना रहे हो, ठीक है। एक है कि आप जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो अलग फैक्ट्री में बन रहे हैं या एक अलग फर्म बना रही है, एक जो है व्हील्स बना रही है, एक उसकी बॉडी बना रही है, एक उस पर कलर कर रही है, एक उसको असेंबल मतलब सभी पार्ट्स को इकट्ठा करने का काम कर रही है, ठीक है। तो उसमें क्या है, जब अलग अलग हर एक बंदा काम करता है ना तो उसको क्या मिल जाती है भी, स्पेशलाइजेशन मिल जाती है उस चीज़ में। स्पेशलाइजेशन मीन्स उस काम में वो माहिर हो जाता है, उसका एक्सपीरियंस बन जाता है उस काम में, ठीक है। तो वो बेटर है कि वो सारे काम जो है एक ही फॉर्म करे, क्लियर। तो इसमें क्या होता है कि एक्सटर्नल इकोनॉमीज इस तरह से काम करती है इसमें कि हर एक बंदा अलग अलग काम करता है तो उसको स्पेशलाइजेशन हो जाती है, और थोड़े टाइम बाद उसकी स्पेशलाइजेशन या फिर जिसको आप एक्सपीरियंस बोल देते हो वो उसका काम आने लग जाता है। काम आने लग जाता है तो उसकी आउटपुट ज़्यादा हो जाती है, कॉस्ट कम हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज और इंटरनल इकोनॉमीज काम करती हैं। अब जब देखो एक्सटर्नल इकोनॉमीज भी हैं आपके पास और इंटरनल इकोनॉमीज भी हैं, तब आपके रिटर्न्स क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, और कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तभी तो आपको आउटपुट क्या है, ज़्यादा मिलेगी बजाय किसके, इनपुट लगाने की, ठीक है। थोड़े टाइम बाद जब कांस्टेंट हो जाते हैं तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ और इंटरनल इकोनॉमीज़, मतलब जो एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ आपको मिल रही थी और इंटरनल इकोनॉमीज़ मिल रही थी वो क्या काउंटर बैलेंस हो जाती है। मतलब ना तो वो आपको फ़ायदा देती है ना ही नुकसान देती हैं, ठीक है। जितनी आप इनपुट लगाओगे उतनी ही आपको आउटपुट मिल जाएगी। देन आता डिमिनिशिंग, जब इकोनॉमीज़ क्या हैं वो आपको फ़ायदा देना भी बंद कर देती हैं। अब क्या है, मान लो एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ का हम एग्ज़ाम्पल लें तो जो आपका ये वाला लिया था, मान लो कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं, अब उसके लिए क्या, उससे क्या हो गया, पोल्यूशन ज़्यादा होने लग गया भाई, या फिर आपकी फैक्ट्री या फॉर्म से पोल्यूशन ज़्यादा होने लग गया, तो सरकार क्या उस पर रोक लगा देगी, आपकी काम पे रोक लग जाएगी, ठीक है। और या फिर आप कह सकते हो कि इंटरनल इकोनॉमीज़ में हम कहते हैं कि मैनेजर जो है अड़ने लग गए,
ज़्यादा प्रॉफिट देख के वो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। लेबर ने क्या बना ली, यूनियन बना ली, भी हमें भी, आपको प्रॉफिट जा रहा तो हमें भी लेबर या वेजेस जो है ज़्यादा दो, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, इकोनॉमीज आपकी कम हो जाती हैं और आपकी जो आउटपुट हो जाती है वो भी साथ में कम हो जाती है और कॉस्ट आपकी बढ़ने लग जाती है। तो कॉस्ट बढ़ने लगी और आउटपुट कम हो गई तो उस टाइम क्या हो जाता है, आपके डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल बन जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपके जो 3 टाइप के हैं वो स्केल्स जो आपके आते हैं, ठीक है, इसमें लॉन्ग रन। ओके, इसमें अब जो डिफरेंस है कर दें।